बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट क्रेब साइकिल। आज हम पढ़ेंगे कि क्रेब साइकिल क्या है और क्रेब साइकिल में कितने स्टेप होते हैं और इसके अलावा क्रेब साइकिल को सिट्रिक साइकिल क्यों कहते हैं और इसे टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं। पहले अगर मैं बात करूं क्रेब साइकिल की, तो क्रेब साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था, क्रेब उसका नाम था, इसलिए इसे क्रेब साइकिल का नाम दिया गया है। और इसके अलावा इसे टीसीए साइकिल इसलिए कहते सिट्रिक साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो क्रेब साइकिल है इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है सिट्रेट, इस वजह से इसे सिट्रिक साइकिल कहते हैं। और इसके अलावा इसी टीसीए साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सिट्रेट है और आइसोसिट्रेट है ये मुश्तमिल होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पर, इस वजह से इसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं। और ये जो क्रेब साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं अगर मैं टीसीए साइकिल या सिट्रिक साइकिल या क्रेब साइकिल को स्टार्ट करूं, तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, पायरुवेट मॉलिक्यूल कहाँ पर बनता है। मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस किया था। ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट था वो पायरुवेट मॉलिक्यूल था। ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लाइकोलाइसिस को स्प्लिट किया था और हमने 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाए थे। उसका जो लास्ट प्रोडक्ट थे वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल थे। पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या है? पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड है। पहला पॉइंट तो ये है, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द पायरुवेट इज डैश कार्बन कंपाउंड, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके अलावा ये पायरुवेट मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एसिटाइल को ए एक ऐसा कंपाउंड है जो क्रेब साइकिल को स्टार्ट करने में मदद देगा। क्रेब साइकिल तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक ये एसिटाइल को ए नहीं मौजूद होगा। जब तक ये एसिटाइल को ए बनेगा, जब ये एसिटाइल को ए बने, फिर ऑक्सिलो एसीटेट इस एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साइकिल प्रॉपरली स्टार्ट होगा। अब पायरुवेट से जब पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है तो किन एंजाइम के ज़रिए ये कन्वर्ट होता है? इसमें एक एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जिसे हम शॉर्टली पीडीसी भी कहते हैं। ये जो पीडीसी है इसके मौजूदगी में ये पायरुवेट मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और यहाँ पर एक NADH2 बनेगा, मतलब ये एक NADH2 सिंथेसाइज होगा। अब ये अगर एसिटाइल को ए बन गया, इस रिएक्शन को जो ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है, इसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक रिएक्शन, इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन बनता है। इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि ये जो पायरुवेट था ये ग्लाइकोलाइसिस में बना था और ये एसिटाइल को एक क्रेब साइकिल के लिए ज़रूरी है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल आपस में मिलाता है, इस वजह से इसे लिंक रिएक्शन कहता है। ये एक लिंक रिएक्शन था जो मैंने पढ़ाया और इसमें मैंने एसिटाइल को ए फॉर्म्ड किया, इसमें एसिटाइल को ए सिंथेसाइज्ड हुआ। अब ये एसिटाइल को ए अब एंटर होगा, किस चीज़ में एंटर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद एक कंपाउंड होता है जिसे हम ऑक्सिलो एसीटेट कहते हैं। ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करेगा और ये सीधा सिट्रेट में कन्वर्ट होगा। और इधर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है इसे हम सिट्रेट सिंथेस कहते हैं। इस एंजाइम को हम सिट्रेट सिंथेस कहते हैं। अगर मैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को सब ये जो स्टेप है उसका जो एंजाइम, उसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में मोस्टली ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेप किन एंजाइम के ज़रिए अगले स्टेप में कन्वर्ट होता है। तो पहले स्टेप अगर मैं देखूं, ऑक्सिलो एसीटेट जब एसिटाइल को ए के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होगा सिट्रेट में बाय द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के ज़रिए। अब अगर मैं दूसरा स्टेप देख लूँ तो यहाँ पर जो सिट्रेट बना था, सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है। अब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एकोनाइटेज। यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है जो कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम है एकोनाइटेज।
अब अगर मैं तीसरी एंजाइम की बात करूं, तीसरा एंजाइम है, अब आइसोसाइट्रेट तो बन गई, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम आइसोसेट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। डीहाइड्रोजिनेज इसको हम किस वजह से कहते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक NADH2 बनेगा। NADH2 कहाँ से बनता है? यहाँ पर मौजूद NAD+ से NADH2 बनेगा। यहाँ पर जो 6 कार्बन कंपाउंड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया क्योंकि NADH2 बनेगा। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है इस अमल को हम डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। तो यहाँ पर मौजूद एंजाइम जहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको हम डीहाइड्रोजिनेज कहेंगे। तो एंजाइम आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर से किया होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट होगा। इसके लिए भी एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जिसे हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेज वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो ये एक NADH2 और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना है। एक कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गया और इसके साथ साथ एक NADH2 बन गया, और ये बाय द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ये स्टेप, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हुआ है। अब सक्सिनाइल को ए मज़ीद सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। जब सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो है सक्सिनाइल थायोकाइनेज। सक्सिनाइल थायोकाइनेज के ज़रिए सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर GDP बनेगा, GDP, फिर GDP से GTP बनेगा। पहला हमारे पास ये जो GDP है, GDP बनेगा, GDP फिर GTP में कन्वर्ट होगा, लास्ट में यहाँ पर GTP से ATP बनेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ पहला ATP जो डायरेक्टली बना है वो है 1। अब सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में जब कन्वर्ट होता है एक तो ATP बन गया। अच्छा, तो यहाँ पर अगर सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है एक तो ATP बन गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर को ए रिमूव होगा। जब को ए रिमूव हो गया तो यहाँ पर मॉलिक्यूल सक्सिनेट बन गया। अब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम सक्सिनाइल डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। अब फिर से वर्ड डीहाइड्रोजिनेज आ गया, इसका मतलब ये है कि फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर FADH2 बनेगा, एक FADH2 बन गया। फिर फ्यूमरेट मिलेट में कन्वर्ट होता है। मिलेट 4 कार्बन कंपाउंड है, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ये बाय द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम ये कन्वर्ट होगा। फिर मिलेट फिर से ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है ताकि ये रिएक्शन फिर से परफॉर्म हो जाए बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम मिलेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर वर्ड डीहाइड्रोजिनेज आया, इसका मतलब ये है कि फिर हाइड्रोजन रिमूव हो गया। जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पर NADH2 बनेगा। अगर मैं आप लोगों के लिए ये काउंट करूँ, फिर मिलेट के बाद ऑक्सिलो एसीटेट बन गया। ऑक्सिलो एसीटेट फिर से ये क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यूसली परफॉर्म करवाएगा। अब अगर मैं बात करूँ NADH2 की, कितने NADH2 बनेंगे? अगर मैं बात करूँ FADH2 के, क्रेब्स साइकिल में कितने FADH2 बनेंगे? अगर मैं बात करूँ ATP की, कितने ATP कार्बन क्रेब्स साइकिल में बनेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक NADH2 तो ये हो गई, ये एक NADH2 क्रेब्स साइकिल का। अगर मैं बात करूँ इस NADH2 की, ये दूसरा NADH2 हो गया क्रेब्स साइकिल में। और अगर मैं बात करूँ इस टिप की, यहाँ पर एक तीसरा NADH2 बन गया। क्रेब्स साइकिल में टोटल 3 NADH2 बनते हैं। मोस्टली MCQs में ये पूछते हैं कि कितने NADH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, तो 3 NADH2 बनते हैं। अब अगर मैं FADH2 की बात करूं, पूरी साइकिल में सिर्फ एक FADH2 बनता है। और अगर मैं क्रेब्स साइकिल में ATP की बात करूं तो पूरी साइकिल में सिर्फ एक ATP बनता है। अब अगर मुझसे MCQs में पूछा गया कि टोटल ATP कितने बनते हैं, तो आइए चलते हैं समरी को अंडरस्टैंड करने के बाद हम टोटल ATP के बारे में बात फिर करेंगे। अगर मैं सिंथेसाइज्ड ATP की बात करूं कि सिंथेसाइज्ड ATP मतलब कितने ATP सिंथेसाइज होते हैं क्रेब्स साइकिल में, तो जस्ट 1 ATP क्रेब्स साइकिल में सिंथेसाइज्ड होता है। और अगर मैं
NADH2 की बात करूं, कितने NADH2 सिंथेसाइज होते हैं, कितने NADH2 क्रेब्स साइकिल में सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो ये 3 NADH2 क्रेब्स साइकिल में सिंथेसाइज होते हैं। अगर मैं FADH2 की बात करूं तो पूरी क्रेब्स साइकिल में एक FADH2 बनता है। और अगर मैं रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो पूरी साइकिल में सिर्फ 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं। पहले MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें ज़रूरी हैं कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि कितने ATP सिंथेसाइज होते हैं, कितने NADH2 सिंथेसाइज होते हैं, कितने FADH2 सिंथेसाइज होते हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड पूरी क्रेब्स साइकिल में रिमूव होते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों से पूछे जाते हैं MCQs में कि टोटल ATP कितने प्रोड्यूस होते हैं क्रेब्स साइकिल में। अगर मैं बात करूं ATP की, तो ATP तो जस्ट एक ATP बनता है क्रेब्स साइकिल में। फिर अगर मैं NADH2 की बात करूं, पूरी क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं और उस पूरी एक NADH2 की जो कीमत है वो 2.5 ATP के बराबर है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 के साथ तो ये 7.5 बनता है, मतलब 7.5 ATP यहाँ से जनरेट होते हैं। और अगर मैं FADH2 की बात करूं तो सिर्फ एक FADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है और एक की वैल्यू ATP 1.5 ATP के बराबर है। तो 1.5 ATP यहाँ से आ गए और एक था ये। अगर मैं अब इसको ऐड करूं तो इसे 10 ATP आते हैं। अगर MCQs में पूछे जाए आप लोगों से कि कितने ATP टोटल क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा, आंसर होगा 10 ATP। अगर मैं इसके बाद मज़ीद MCQs पॉइंट TCA में डिस्कस करूं, पहले तो आप लोगों को सब एंजाइम आने चाहिए, मतलब आप लोग सब एंजाइम को याद करें कि ये कौन सा एंजाइम किस स्टेप को इनिशिएट करता है, मतलब किस स्टेप को दूसरे स्टेप में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्सिलो एसीटेट, जो कि हमारा पहला कंपाउंड था ऑक्सिलो एसीटेट, ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। मोस्टली MCQs में ये भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ क्रेब्स साइकिल, तो ये ऑक्सिलो एसीटेट है। इसके बाद मोस्टली MCQs में ये बात भी पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन अ क्रेब्स साइकिल इज वर्क लाइक अ कम्प्लेक्स एंजाइम, तो ये है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंजाइम है क्रेब्स साइकिल में। और ये भी पूछते हैं मोस्टली कि ये जो क्रेब्स साइकिल है वो कितने स्टेप रिएक्शन है, तो ये 8 स्टेप रिएक्शन है। इसके बाद अगर मैं रेगुलेटर की बात करूँ, रेगुलेटर अगर बॉडी में ATP की तादाद ज़्यादा है तो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म नहीं होगा। मैंने यहाँ पर माइनस का निशान या मैंने यहाँ पर जो मनफी का निशान लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर इनहिबिट होगा क्रेब्स साइकिल। अगर NADH2 ज़्यादा होंगे तादाद में, फिर से ये इनहिबिट होगा क्रेब्स साइकिल। अगर सिट्रेट की तादाद ज़्यादा होंगी, फिर से ये जो क्रेब्स साइकिल है ये इनहिबिट होगा। अगर कैल्शियम की तादाद ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव मतलब ये क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करने देगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम की तादाद ज़्यादा है। अगर सक्सिनाइल को A की तादाद ज़्यादा है तो ये भी क्रेब्स साइकिल को इनहिबिट करेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं परफॉर्म होगा। अच्छा, तो मैं लास्ट वन ADP के बारे में अगर बात करूं, ADP भी ये क्रेब्स साइकिल को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा, क्योंकि अगर ADP की तादाद कम है या ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रेब्स साइकिल को लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ADP की तादाद ज़्यादा है तो ADP बाय द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल ATP में कन्वर्ट होंगे। तो ये जिनके साथ मैंने नेगेटिव का सिंबल लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये क्रेब्स साइकिल को इनहिबिट करते हैं, और जिनके साथ मैंने पॉजिटिव का सिंबल लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल को प्रोलॉन्ग करता है, मतलब ये ATP बनाने में इन चीज़ों का हेल्प करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे। तो खुदा हाफिज़।